हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी का एक नया टॉपिक। जीएसटी का जो नया टॉपिक है वो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अंडर जीएसटी। ठीक है, जीएसटी में जो पंजीकरण प्रक्रिया है उसके बारे में हम पूरा अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसे हम 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो आज के हम लेक्चर में ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मतलब पंजीकरण प्रक्रिया। ठीक है, ये है आपकी पंजीकरण प्रक्रिया अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी तो सबके लिए नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति क्या करता था पहले किसी भी एक्ट के अंदर, जो पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो एक्ट थे उसके अंदर अगर वो पंजीकृत था, ठीक है, तो वो अभी मान्य नहीं होगा। पुराने कोई भी अधिनियम के अंदर अगर कोई व्यक्ति पंजीकृत था तो वो अभी मान्य नहीं होगा और उसे अभी नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। ठीक है, और कोई भी व्यापारी जो कि जीएसटी के दायरे के अंदर आता है उसे अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है, और पुराने अगर अधिनियम में करा रखा है तो वो मान्य नहीं होगा, उसे जीएसटी एक्ट के अंदर करवाना होगा। ठीक है, फिर अभी बात करते हैं कि पंजीकरण तो कराना आवश्यक होगा ही। जैसे जीएसटी लागू हुआ है तो नया एक्ट है और नए एक्ट के अकॉर्डिंग नए एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। तो अभी ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराना क्या है पड़ेगा। ठीक है, जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराने जरूरी है, जिसे हम कह सकते हैं पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पंजीकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन कौन है। तो ये जो पंजीकरण की बात करें तो पंजीकरण के अंदर जो उत्तरदायी व्यक्ति है उसका जो विवरण है वो सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 22 के अंदर दे रखा है। ठीक है, कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें पंजीकरण कराना चाहिए। ठीक है, पंजीकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन कौन है ये सीजीएसटी एक्ट जो है हमारा, ठीक है, सीजीएसटी एक्ट 2017 इसके अंडर सेक्शन 22 में बताया गया है। तो चलिए बात करते हैं उन व्यक्तियों की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसकी बात आ जाएगी, द सप्लायर हुज टर्नओवर एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट। ठीक है, वह पूर्तिकर्ता जिसका कुल आवर्त निर्धारित सीमा से अधिक है। ठीक है, अगर किसी का आवर्त जो टर्नओवर है इसे हम क्या कहते हैं, आवर्त, हिंदी में कहते हैं आवर्त। ठीक है, अगर किसी सप्लायर का जो टर्नओवर है वो निर्धारित सीमा से, सरकार ने जितनी सीमा निर्धारित की है उस निर्धारित सीमा से अगर अधिक है तो उसे क्या करवाना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या निर्धारित सीमा क्या है। ठीक है, अगर निर्धारित सीमा की बात की गई है तो ये निर्धारित सीमा है क्या, ये जो प्रिस्क्राइब लिमिट है ना, ठीक है, ये प्रिस्क्राइब लिमिट एक तो आपके ये है और एक आपके ये है। ठीक है, क्या है लिमिट, देखिए अगर कोई व्यक्ति दोनों गुड्स और सर्विस, ठीक है, बोथ गुड्स एंड सर्विस दोनों का क्या करता है, व्यापार करता है, या दोनों का वो क्या करता है, सप्लाई करता है। ठीक है, गुड्स का भी करता है और सर्विसेज का भी करता है, तो उसके लिए जो सीमा निर्धारित की गई है वो सीमा कितनी निर्धारित की गई है, 20 लाख निर्धारित की गई है। ठीक है, कितनी सीमा है, 20 लाख है। अगर कोई व्यक्ति वस्तु और सेवा दोनों की पूर्ति करता है तो उसके लिए जो निर्धारित सीमा है वो 20 लाख है। और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ किसकी सप्लाई करता है, वस्तु की सप्लाई करता है, तो उसके लिए जो निर्धारित सीमा है टर्नओवर की वो कितनी है, 40 लाख। ठीक है, ये सीमा है निर्धारित की गई है अंडर सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर। ठीक है, कि अगर कोई सप्लायर है
जिसकी जो निर्धारित सीमा से अधिक टर्नओवर रहता है, तो अगर वो गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई करता है तो 20 लाख रुपए तक उसको, अगर उसका टर्नओवर रहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही 20 लाख रुपए से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उसे क्या करवाना होगा, पंजीकरण करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर वो सिर्फ वस्तुओं का क्या करता है, सप्लाई करता है, तो जो उसकी निर्धारित सीमा है वो 40 लाख है, मतलब 40 लाख तक उसे रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही अगर 40 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर होता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर फर्स्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या बोला कि ऐसा कोई सप्लायर, ऐसा कोई पूर्तिकर्ता जिसका टर्नओवर, जिसका आवर्त निर्धारित सीमा से क्या हो, अधिक हो, ठीक है, प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ठीक है, ये बात आ जाती है। अब देखिए इसके रिगार्डिंग कुछ बातें भी दे रखी है कि जो प्रोविजंस है एग्जम्पशन लिमिट के, जो हमने अभी ये बोला ना 20 लाख और 40 लाख, उसके बारे में थोड़ा सा ये कुछ प्रोविजंस बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। तो प्रोविजंस एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं। हमें बेसिकली किन दो प्रोविजंस पर ध्यान रखना है, ठीक है, बेसिकली तो हमें इन दो प्रोविजंस पर ध्यान रखना है। एक तो ये वाला जो प्रोविजन है ये, और एक ये वाला प्रोविजन। ठीक है, ये 40 लाख वाला कब एप्लीकेबल होता है और 20 लाख वाला कब एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ये वाला, सॉरी, ये वाला, ठीक है, ये दो हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए बाकी प्रोविजन तो ये जो एग्जम्पशन लिमिट है ना, जो गवर्नमेंट ने बनाई है कि कितने तक आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है, तो ये देखो जो लिमिट बनाई है ना वो कुछ सोच के बनाई गई है। क्या क्या सोच के बनाई गई है, कहीं पे तो ये लिमिट कितनी रखी गई है, कहीं पे तो ये लिमिट कितनी रखी गई है, सिर्फ 10 लाख। ठीक है, और वो कहाँ पे रखी गई है वो देखिए। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले 10 लाख की जो सीमा निर्धारित की है ना, वो कौन कौन से स्टेट में, देखो, अ पर्सन एंगेज इन इंटर स्टेट सेल्स इन द फॉलोइंग स्टेट। जो इंटर स्टेट सेल्स होती है और कौन कौन से स्टेट के अंदर बात की है, एक तो मणिपुर के अंदर, एक मिजोरम के अंदर, एक नागालैंड के अंदर और एक त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, अगर वहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई की जाती है या इंटर स्टेट सेल्स की जाती है सर्विस और गुड्स दोनों के लिए, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात अगर होती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो लिमिट तय की गई है वो कितनी की गई है, 10 लाख की गई है। ठीक है, फिर अगर बात करें हम 20 लाख की, तो 20 लाख की अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पांडुचेरी और सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड, ये जो है ना इसमें 20 लाख की गई है, और वो भी किसके लिए, गुड्स और सर्विस दोनों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे सारे स्टेट इनके अलावा। ठीक है, जो ये पॉइंट नंबर फर्स्ट और ये पॉइंट नंबर सेकेंड जो है हमारा, इनके अलावा जो स्टेट है, ठीक है, उनके लिए कितनी निर्धारित की गई है, 40 लाख निर्धारित की गई है। कैसे, देखो, इन ऑल द स्टेट एक्सेप्ट द मेंशन इन फर्स्ट एंड सेकेंड अबव and all the union territories other than the Pondicherry such as Andaman Nicobar, Dadra Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep, Chandigarh, Jammu and Kashmir, Ladakh and Delhi। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स है और ये जो यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, तो उसमें जो ये जो लिमिट आपको बता रखी है वो कितनी बता रखी है, 40 लाख बता रखी है। ठीक है, और किसके लिए, गुड्स अदर देन मेंशन बिलो। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स, ओनली द सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन मेंशन इन 4 के अंदर जो मेंशन किए हुए हैं ना, किसके, एक तो आइसक्रीम की बात की, एक पान मसाला की और तंबाकू प्रोडक्ट की, जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात की है। तो इनके अलावा जो दूसरे गुड्स है अगर उनकी सप्लाई की जाती है तो वो लिमिट कितनी बता रहे, 40 लाख बता रहे। और स्टेट भी कौन से होने चाहिए, इस फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले के अलावा। समझ में आ रहा है, ये बात है। मतलब हमें बेसिकली जो सीमाएं ध्यान रखनी है ना, एक तो आपको क्या रखनी है, 40 लाख ध्यान रखनी है। ठीक है, एक तो 40 लाख ध्यान रखनी है और एक 20 लाख ध्यान रखनी है। बेसिकली तो आपको ये ही ध्यान रखनी है, दो। ठीक है, और बाकी जो है वो हम थोड़ा सा ले लेते हैं नॉलेज। अब देखिए 20 लाख की कहाँ पे है, इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट मेंशन इन फर्स्ट। अब देखो गुड्स की बात हो रही है, ये भी बात किसकी थी, गुड्स की थी, और ये भी बात किसकी थी, गुड्स की थी।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितनी थी लिमिट 40 लाख और यहाँ पे लिमिट कितनी है 20 लाख है। ये डिफरेंस क्यों है पता है? ये डिफरेंस इसलिए है कि यहाँ पे तो जो गुड्स थे, यहाँ पे जो गुड्स थे ना इनके अलावा थे, और ये जो 4-5 तरह के आइसक्रीम हो गए, पान मसाला हो गए, तंबाकू प्रोडक्ट हो गए, अगर इस टाइप के गुड्स है और दूसरे सारे स्टेट में जो कि इसके और इसके अलावा है तो उनके लिए 20 लाख की सीमा है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पान मसाला, गुटखा, तंबाकू और आइसक्रीम जो है इनका अगर सप्लाई किया जाता है तो उनके लिए जो सीमाएं निर्धारित की है वो 20 लाख रुपए की निर्धारित की गई है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात करें कि अगर कोई बंदा या कोई पर्सन या कोई सप्लायर, ठीक है, दोनों गुड्स या सर्विस दोनों का क्या करे, सप्लाई करें। ठीक है, दोनों का सप्लाई करें और दूसरे स्टेट में जो कि फर्स्ट के अंदर जो बताया ना, ये मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के अलावा दूसरे किसी भी स्टेट के अंदर करता है तो उसके लिए जो सीमा निर्धारित की है वो कितनी की है, 20 लाख की गई है। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपके आ जाती है। प्रोविजन रिगार्डिंग द एग्जम्पशन लिमिट। ठीक है, जो जीएसटी के एग्जम्पशन लिमिट है ना, कोई बोलता है कि 40 लाख से अंडर रहता है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, कोई बोलता है कि नहीं 20 लाख के अंदर होता है। तो अब आपको पता चल गया ना कहाँ पे 20 लाख एप्लीकेबल है और कहाँ पे 40 लाख वाला एप्लीकेबल है। ठीक है, एप्लीकेबल दोनों ही है, 40 लाख भी है, मैक्सिमम अभी गवर्नमेंट ने किया ना 40 लाख। ये 40 लाख किसके लिए किया है, तंबाकू प्रोडक्ट, आइसक्रीम और ये जो पान मसाला, इनको छोड़कर बाकी दूसरे कोई भी प्रोडक्ट है। और जो ये जो 4 स्टेट आपको बताए गए हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इसके अलावा अगर किया जाता है तो वहाँ पे लिमिट 40 लाख की एप्लीकेबल होती है। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपके? तो ये है मैटर। ठीक है, अब कंफ्यूजन की बात नहीं है, 40 लाख भी लिमिट है और 20 लाख भी लिमिट है, लेकिन 20 लाख अलग तरह के लिए है, गुड्स और सर्विस दोनों के करते हैं तो उसके लिए है, और 40 लाख किसके लिए है, 40 लाख जो बाकी सारे प्रोडक्ट हैं उनके लिए है। ठीक है, तो ये सीमाएं आपको यहाँ पे पता चल जाती है। आप चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हैं। देखिए, इसे क्लीन कर देती हूँ मैं, ये देखिए, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं आप। बेसिकली जो काम आने वाली चीज़ है, एक तो ये वाला और एक ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और ये वाला भी सेक्शन आप देख लेना। तो ये आपके काम की चीज़ है। अब बात करते हैं आगे। अब देखिए और किस किस को करना चाहिए रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट नंबर बात किसकी की थी, ऐसा सप्लायर जिसका जो टर्नओवर है वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा हो तो उसको करवाना चाहिए। अभी हमने सब प्रिस्क्राइब लिमिट ही देखी यहाँ पे। ठीक है, ये जो लिमिट थी, एग्जेप्शन की जो लिमिट है वही देखी थी। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर, और किस किस को करवाना चाहिए रजिस्ट्रेशन। देखिए, प्रीवियसली रजिस्टर्ड पर्सन, पहले से किसी अधिनियम के अंदर पहले जो चलते थे ना वेट और, ठीक है, सेंट्रल सेल टैक्स वगैरह जो चलते थे, तो उनके अंदर जो कस्टम वगैरह थे, ठीक है, एक्साइज वगैरह, तो उसके अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन थे उनको भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ठीक है, पूर्व में प्रचलित अधिनियम के अंदर जो लाइसेंसधारी व्यक्ति है उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि वो पहले वाले एक्ट के अंदर अगर लाइबल थे तो अब तो होंगे ही। ठीक है, नया एक्ट आया है तो उन्हें भी करवाने पड़ेंगे। तो प्रीवियसली रजिस्टर्ड पर्सन मतलब पूर्व के अधिनियमों में पंजीकृत व्यक्ति जो थे उन्हें इस अधिनियम के अंदर भी अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक है। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3, इफ द बिजनेस इज बाय ट्रांसफर और इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर कोई बिजनेस किसी को कैसे मिला हो, हस्तांतरण में मिला हो या उत्तराधिकार में मिला हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना है। देखिए, इसमें क्या होगा कि पहले से कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है, ठीक है, पहले से ही कोई, क्या बात कर लेते हम कि रजिस्टर्ड बिजनेस था, उस रजिस्टर्ड बिजनेस को किसी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, या फिर किसी को इनहेरिटेंस में, उत्तराधिकार में दे दिया। तो उत्तराधिकार के बाद में, ठीक है, उत्तराधिकार के बाद में वो बिजनेस जिस किसी भी व्यक्ति के हाथ में जाएगा या जिस किसी भी पर्सन के हाथ में जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इस एक्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड था इस एक्ट के अंदर। ठीक है, और उस रजिस्टर्ड बिजनेस को क्या किया है, ट्रांसफर किया है या फिर किसी को उत्तराधिकार में दिया है। तो उत्तराधिकार में प्राप्त करने वाला व्यक्ति या हस्तांतरित जो होता है उसे भी अपना इस अधिनियम के अंदर पंजीकरण करवाना आवश्यक है। ठीक है, ये बात यहाँ पे आ जाती है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या बात है, इन केस ऑफ मर्जर ऑफ कंपनीज, अगर कंपनियों का क्या हो, विलय हो, मर्जर हुआ हो। ठीक है, तो देखिए, ये जो मर्जर होता है, जो विलय होता है, वो न्यायालय के आदेश के अनुसार हुआ हो
ठीक है। भारत की कोई भी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या किसी भी जो कंपनी का रजिस्ट्रार है उसके द्वारा जो भी उसका मर्जर किया गया है, तो मर्जर के बाद में जिस दिन कंपनी का समामेलन पत्र या जो भी उसका निगमन पत्र जारी किया जाता है, उस दिन से उसका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कंपनी मर्जर हो रही है, दो कंपनियां मिल रही है, कंपनी ए भी क्या थी, कंपनी ए भी क्या थी, अपनी रजिस्टर्ड थी, ठीक है, और कंपनी बी भी अपनी क्या थी, रजिस्टर्ड थी। अब एक नई कंपनी बनी है, कौन सी बनी है, ए और बी बनी है, ठीक है, ए बी कंपनी बनी है। अब ए बी कंपनी को तो करवाना ही पड़ेगा ना, नाम चेंज हुआ है उसका, ठीक है। होता है कई बार क्या होता है कि दो कंपनियों का जब मर्ज होती है ना, तो हो सकता है कि कोई तीसरी कंपनी उसको खरीद ले, दोनों को एक्वायर कर ले। मर्जर तो देखो कैसे भी हो सकता है, आपने पढ़ा होगा मर्जर एक्विजिशन से जो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कंडीशंस इसमें क्या क्या हो सकती है मैं आपको बताती हूँ, देखो, ताकि आपको चीज़ें क्या हो, थोड़ी सी क्लियर हो। देखो कंडीशंस क्या हो सकती है, कंडीशंस ये हो सकती है कि आपके पास एक कंपनी है ए, ठीक है, एक कंपनी है आपके पास बी, ठीक है। अब देखिए एक कंपनी नई बनाई गई जिसका नाम है ए बी, और ए बी ने क्या किया, इसको भी टेक ओवर कर लिया, इसको भी टेक ओवर कर लिया, ठीक है, और एक्वायर करके एक नई कंपनी खड़ी हो गई, ये बात हो सकती है। या फिर ये दोनों कंपनियां किसी एक कंपनी में जा करके जो पहले से बनी हुई हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। ए बी नई कंपनी भी हो सकती है, न्यू भी हो सकती है, ठीक है, और पहले से चल रही कोई एग्जिस्टिंग कंपनी भी हो सकती है। तो देखो नई कंपनी की दशा में तो क्या करना पड़ेगा, ए भी रजिस्टर्ड थी, बी भी रजिस्टर्ड थी, तो अब नई कंपनी जो बनी है उसको तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा ना जीएसटी में, ठीक है। तो अगर मर्जर हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चार बातें आ रही है, किस किस को करवाना, एक तो जिसका जो टर्नओवर है वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा हो उसको करवाना है, और प्रीवियसली सेकेंड बात करें तो सेकेंड कौन सा आ जाता है कि पहले से कोई रजिस्टर्ड पर्सन हो। पहले से रजिस्टर्ड का मतलब जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं, जीएसटी तो 2017 में आया था, ठीक है, जीएसटी के पहले भी तो किसी ना किसी एक्ट के अंदर वो रजिस्ट्रेशन में होगा। तो ऐसा प्रीवियसली रजिस्टर्ड जो पर्सन है उसको इस एक्ट के अंदर भी क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। अगर किसी बिजनेस को ट्रांसफर या इनहेरिटेंस में दिया गया है किसी दूसरे इंसान को, जैसे देखो इंडिविजुअल बिजनेस की अगर हम प्रोप्राइटरशिप की बात करें ना, तो जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है वो तो प्रोप्राइटर के नेम के हिसाब से ही होता है, उसके पैन कार्ड के हिसाब से ही होता है, ठीक है। तो अब बिजनेस क्या इनहेरिटेंस में चला गया या ट्रांसफर कर दिया गया है, तो फिर जो नया पर्सन होगा वो उसका ओनर होगा, तो उसके पैन कार्ड के हिसाब से उसका नया रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये बात आती है। फिर बात करते हैं मर्जर, कंपनियों का मर्जर होता है, ए और बी कंपनियां थी पहले से रजिस्टर्ड थी, लेकिन अब नई कंपनी बनाई गई और नई कंपनी का नाम ए बी है, तो फिर उसको तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। जिस दिन उसका रजिस्ट्रार से उसको वो मिलता है ना प्रमाण पत्र, व्यापार प्रारंभ का समामेलन प्रमाण पत्र, ठीक है, उसी दिन से उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन समामेलन प्रमाण पत्र, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो व्यक्ति जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, ठीक है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। अब वो कौन कौन से व्यक्ति, उनकी बात करेंगे, ठीक है, जिन्हें हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए दायी नहीं है, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, और ये जो बात होती है ये किस में होती है, सेक्शन 23 के अंदर। सीजीएसटी एक्ट जो है 2017 उसकी जो सेक्शन 23 है ना, उसके अंदर ये बात बताई गई है। क्या बताई गई है, पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या कहा, एनी पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है, दोनों, दैट आर नॉट लाइबल टू टैक्स और fully exempt from the CGST और IGST, ठीक है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो केवल ऐसे माल या सेवाओं की पूर्ति के कारोबार में लगा हो जो CGST या फिर IGST के अधीन कर के लिए दायी नहीं है या कर से पूर्ण रूप से बाहर है, तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं चाहिए, ठीक है, या उसको करवाने की जरूरत नहीं है। क्या बात कही, आपको समझ में आई? देखो ऐसे समझना है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन क्या हो, एंगेज हो किसमें, किसी ऐसे गुड्स या सर्विस या दोनों के, ठीक है, क्या बात हो रही है, कोई पर्सन किसी ऐसे बिजनेस के अंदर एंगेज हो जो कि सप्लाई करता है किसकी, गुड्स की या सर्विसेज की या फिर दोनों की, जो कि क्या है, CGST और IGST एक्ट में एग्जम्प्टेड है,
ठीक है, मतलब उन गुड्स और सर्विस की बात की जा रही है जो कि CGST एक्ट और IGST एक्ट के अंदर पूर्ण रूप से कर के दायरे से बाहर है या फिर कर मुक्त है। ठीक है, तो ऐसे गुड्स और सर्विस की अगर वो सप्लाई करता है या उस सप्लाई के बिजनेस में वो क्या है, एंगेज है, तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आती है आपको? देखिए वापस देख लीजिए, एक बार इसको क्लियर करते हैं। देखिए बात क्या थी, किसी ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो कि ऐसे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, जो कि ऐसे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है या ऐसे गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई वाले बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है जो कि CGST एक्ट और IGST एक्ट के टैक्सेशन के दायरे से बाहर है। ठीक है, मतलब कुछ गुड्स और सर्विस ऐसे हैं ना जिनके ऊपर CGST या IGST एप्लीकेबल नहीं है या फिर वो उससे एग्जम्प्टेड है। ठीक है, तो ऐसे गुड्स और सर्विस के बिजनेस में अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व है तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। ठीक है, उसके लिए अनिवार्य नहीं है। समझ में आया पॉइंट नंबर फर्स्ट? तो ये बात हो जाती है। पॉइंट नंबर सेकेंड, इसी का ही बी पार्ट। देखो ये ए पार्ट था भाई, ये मैंने लिखा नहीं क्या, देखो ये ए पार्ट था इसका। ठीक है, ए पार्ट में तो कहा कि भाई वही बिजनेस, वापस नहीं बोलेंगे, बहुत बार बोल लिया मैंने। अब देखो वापस इधर से दूसरी बात करते हैं, ये रही। हाँ देखो क्या बोला कि सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट में क्या बोला, एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। ठीक है, कोई अगर कोई कृषक है, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब कोई कृषक है, कोई किसान है जो कि क्या करता है, अपनी खुद की जो भूमि है, ठीक है, उस खुद की भूमि पर क्या करता है, खेती करता है, और खेती करने से जो उपज होती है उसका क्या करता है, सप्लाई करता है। ठीक है, किसकी सप्लाई करता है, सप्लाई ऑफ द प्रोड्यूस आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, मतलब खुद की जो भूमि के जो प्रोडक्ट होते हैं, खुद की जो लैंड होती है जिसपे वो क्या करता है, सप्लाई करता है, सॉरी खेती का काम करता है। तो खेती के काम से जो भी उसकी उपज होती है ना, उसकी अगर वो पूर्ति करता है, उसकी सप्लाई करता है, तो वो ऐसा जो एग्रीकल्चरिस्ट होता है ना, उसको भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। ठीक है, वो भी रजिस्ट्रेशन से फ्री है, उसको करवाना अनिवार्य नहीं है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड के। पॉइंट नंबर सेकेंड क्या बोलता है, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन specify the category of person who may be exempted from obtaining registration under this act। देखो सरकार या परिषद की सिफारिशों पर या अधिनियम द्वारा ऐसे व्यक्ति के वर्ग जिन्हें इस अधिनियम के अंदर पंजीकरण प्राप्त करने की छूट दी जा सकती है। ठीक है, मतलब देखो कुछ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ व्यक्तियों का जो समूह या व्यक्तियों का जो वर्ग होता है, कैटेगरी ऑफ पर्सन, उन्हें क्या होता है कि गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर ये जो GST काउंसिल है वो, या फिर इस एक्ट के अंदर GST एक्ट के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन से क्या किया गया है, फ्री किया गया है। ठीक है, एग्जम्प्ट रखा गया है, एग्जम्प्ट फ्रॉम द ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आता है क्या बात हुई कि अगर कोई व्यक्ति का जो पर्सन का जो कैटेगरी है या कुछ पर्सन इसी कैटेगरी के हैं जिनको कि क्या किया गया है, इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट या फिर जो काउंसिल है उसके द्वारा या इस एक्ट के द्वारा रजिस्ट्रेशन से एग्जम्प्ट किया गया है, फ्री रखा गया है, तो वो लोग भी इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपके बात थी कि किसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और किसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहिए। ये देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मेन तो ये आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपके लिमिट्स हो जाती है, ये आपके किस को करवाना है किसको नहीं करवाना है, ये इसी की बात थी। देखो अब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आता है। ठीक है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जो बात है वो सेक्शन 24 के अंदर बताई गई है। ये भी काफ़ी लंबा टॉपिक है। देखिए किस किस को, मतलब कुछ पर्सन ऐसे हैं ना जिनको कंपलसरी है, करवाना ही है, चाहे उनका टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से कम हो, ज़्यादा हो, कैसा भी कंडीशन हो, लेकिन उन्हें करवाना ही है, तो उसको हम बोलते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। दिख रहा है आपको, उसको हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कहते हैं, अनिवार्य पंजीकरण, उन्हें करवाना ही होगा। तो ये हम जो डिस्कस करेंगे ना वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।